सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल योर फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट। और हमारा आज का स्लोगन कि पढ़ने का अधिकार भी सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। इसी स्लोगन के साथ हम लोग करने वाले हैं आज एफएसटी का पेपर डिस्कशन, जिसमें आप सबसे पहले करेंगे केमिस्ट्री पोर्शन। स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन आप हमारे साथ करेंगे, उसके बाद आपको कंटिन्यू करेंगे स्वप्निल सर। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा है, द बॉन्ड एंगल एंड द बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑल कन्फॉर्मेशंस। आपसे पूछा जा रहा है कि जो कन्फॉर्मेशन बनते हैं, इन्फिनाइट कन्फॉर्मेशन बन सकते हैं। पूछा जा रहा है कि क्या डिफरेंस होता है या क्या सिमिलरिटी होती है बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के बीच। तो याद रखें, कई बार मैंने आपसे बताया भी है ड्यूरिंग द यूट्यूब क्लास कि अगर हम कन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल की बात करें या बॉन्ड लेंथ की बात करें, ये दोनों ही सेम होते हैं। तो मैम क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस होता है डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल एंगल या टॉर्सनल एंगल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं किन्हीं भी दो कन्फॉर्मेशंस के बीच। तो कन्फॉर्मर में हमसे पूछा गया था फिलहाल बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ, जो कि होते हैं एक जैसे, समान होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से एक आया क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी से उठाया गया, लिया गया है। जेल्डॉल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स। किन मॉलिक्यूल्स के लिए जेल्डॉल मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है? तो हम कहते हैं कि अगर नाइट्रोजन हमारी रिंग में है, रिंग का एक मेंबर है नाइट्रोजन, तो जेल्डॉल एस्टिमेट नहीं करेगा नाइट्रोजन को। नाइट्रो ग्रुप है और एजो ग्रुप है, इन तीनों को ही जेल्डॉल मेथड से हम इन पे यूज नहीं कर सकते, हम एस्टिमेशन नहीं कर सकते हैं नाइट्रोजन का, ये डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला, कि फोर्थ में दिया गया है ऑल ऑफ दीज। तो सारे के सारे जो मेंबर दिए गए हैं, चाहे वो एजो हो, चाहे वो नाइट्रो हो, या फिर साइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, इन सभी के लिए हम जेल्डॉल मेथड का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज प्लस आर ग्रुप। कह रहा है कि कौन सा प्लस आर ग्रुप शो करेगा। तो भाई प्लस आर ग्रुप का मतलब होता है या तो जिनके पास, देखो उल्टा होता है, हमने हमेशा बताया, मान लीजिए OH है, जिनके पास लोन पेयर हो या जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो, वो कैसा एक्ट करते हैं? वो प्लस M या प्लस R की तरह एक्ट करते हैं। तो OH हो गया, OR हो गया, OR भी क्या करेगा? OR के ऊपर भी लोन पेयर है, इसका मतलब प्लस R की तरह एक्ट करेगा। अगर हम COOR की बात करें तो COR में देखो बच्चा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कार्बन के ऊपर प्लस आया, मतलब ये हो जाएगा माइनस M। तो ये दोनों तो माइनस, ये दोनों प्लस M है, ये माइनस M है। OCR O की बात करें तो यहाँ पर फिर से बॉन्ड अगर पोलराइज हुआ तो इसके ऊपर माइनस चार्ज। तो मैंने कहा ना, जिसके ऊपर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो कैसा एक्ट करेगा? प्लस M की तरह। तो 3 मिल चुके हैं आपको प्लस M। CuNH2 की बात करें तो फिर से वही बात बेटा, CO के ऊपर प्लस आएगा और प्लस है तो ये माइनस M की तरह शो करेगा। NHCOR की बात करें तो यस, अब NHCOR में बेटा ड्यू टू लोन पेयर ये क्या करेगा? प्लस M की तरह शो करेगा। तो टोटल कितने मिले जिनके ऊपर लोन पेयर्स हो या नेगेटिव चार्ज हो? टोटल मुझे मिला OH, OR, OCOR और NHCOR। तो ये जो सेट है इनमें सभी प्रेजेंट है ऐसे जिनमें प्लस M या प्लस R ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, पूछा गया आपसे कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव एलाइलिक कार्बन। देखो एलाइलिक कार्बन क्या होता है या एलाइलिक पोजीशन क्या होती है? एलाइलिक पोजीशन होती है कि मेरे पास कोई डबली बॉन्डेड कार्बन है और डबली बॉन्डेड कार्बन पे अगर डायरेक्ट कोई ग्रुप जुड़ा है तो हम बोलते हैं विनाइल, और लेकिन अगर उस ग्रुप के बीच एक और कार्बन है तुम्हारा तो हम इस पोजीशन को बोलते हैं एलाइल पोजीशन। तो ग्रुप हमारा कहाँ प्रेजेंट हो? एक डबली बॉन्डेड सिस्टम के बाद एक कार्बन होना चाहिए, फिर ग्रुप उस पर लगा होना चाहिए। तो देखो क्या डबली बॉन्डेड सिस्टम है? हाँ, उसके बाद एक कार्बन है, यस, और उसके बाद ग्रुप लगा, मतलब ये एलाइलिक पोजीशन है, बिल्कुल है, एलाइलिक कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। देखो डबली बॉन्डेड सिस्टम और ग्रुप के बीच एक कार्बन प्रेजेंट है, यस, ये भी एलाइलिक है। डबली बॉन्डेड सिस्टम और ग्रुप के बीच में एक कार्बन प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, इसका मतलब कि आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज हैविंग द एलाइलिक कार्बन। नेक्स्ट की बात करें, कह रहा है कि फाइंड ऑल पोजीशन पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर आइसोमर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ किसका? CH3 का ट्वाइस CH, मतलब कि
आपको दिया गया है CH3 CH3 CH2 CH2। आपसे कह रहा है कि एक बार में आप एक मोनोक्लोरिनेशन करा सकते हैं तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे। सुनना, एक बार हम यहाँ पर मोनोक्लोरिनेशन क्लोरीन लगा सकते हैं, एक बार इस हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा सकते हैं। यहाँ पर लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं, सेम चीजें हैं। एक बार हम यहाँ पर लगा सकते हैं और दूसरी बार हम यहाँ पर लगा सकते हैं। इसका मतलब टोटल हम 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। मेरे पास आंसर आ चुका है सेकेंड वन। कितने बना सकते हैं आप? 4 बना सकते हैं। 4 अलग अलग कार्बन की पोजीशन से आप हाइड्रोजन हटा सकते हैं और आप क्लोरीन लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है एक एल्कीन दी गई है, आपको HBr का एडिशन कराना है। तो पेरोक्साइड नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंपल आप मार्कोनिकॉफ एडिशन कराने वाले हैं। मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या कहता है? पुअर बिकम पुअर। आपने इस बॉन्ड को तोड़ा, आपने देखा हाइड्रोजन कहाँ कम है, वहां पर क्या लग जाएगा? ब्रोमीन लग जाएगा और बगल वाले पे हाइड्रोजन लग जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा? देखो इस कार्बन पर क्या लग रहा है? ब्रोमीन। कहाँ पर दिया गया है? इस वाले कार्बन पर ब्रोमीन लगा है और इधर हाइड्रोजन लगा है। तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया। फर्स्ट ऑप्शन क्यों? HBr क्या करेगा? एडिशन करेगा। कौन सा एडिशन करेगा? ये बॉन्ड टूटेगा और HBr आके जुड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। अगर यहाँ पर गलती से पेरोक्साइड दिया होता तो हमारा यहाँ पर ब्रोमीन आके जुड़ता है एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, राइट। तो आंसर हमें मिल चुका है, दैट इज फर्स्ट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ESR रिएक्शन कौन सी नहीं है? तो भाई जो बेंजीन की बेसिकली जो बेंजीन रिंग की रिएक्शन होती है ना, रिएक्शन ड्यू टू रिंग, वो मोस्टली ESR रिएक्शन होती है। जरा देखें यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन दी गई है? क्लोरीनेशन हो रहा है एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 की प्रेजेंस में। ये हमारे पास क्लोरीनेशन हो रहा है। तो क्लोरीनेशन कैसा होता है? ESR रिएक्शन। यहाँ पर क्लोरोनियम आयन आके आर्थो और पैरा वाला मेजर दिया गया है, बट एक आर्थो भी बनेगा। तो ये रिएक्शन बिल्कुल सही है। हमने यहाँ पर देखा कि फिनॉल Cl2 की प्रेजेंस में और क्या कर रहा है? CCl4 की प्रेजेंस में, मतलब कि यहाँ पर इनर्ट सॉल्वेंट लिया है। तो इनर्ट सॉल्वेंट जब लेंगे तो हमें यहाँ पर आर्थो पैरा मिल जाएगा। ये भी ESR रिएक्शन है, बिल्कुल सही है। यहाँ वाटर लेते तो फिर कुछ बात अलग होती है, तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बन जाता है। ब्रोमीन की रिएक्शन NCERT में दी गई है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो एक ही फिनॉल क्या करेगा? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, एक ही कंपाउंड बनाएगा जिसमें तीनों पोजीशन, आर्थो की 2 पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन लगा रहता है, राइट। तो यहाँ पर CCl4 लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आर्थो और पैरा बनेगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से वही बात आई, क्लोरीनेशन करा रहे हैं, एकदम सही है। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर रिएक्शन में प्रोडक्ट में NO2 था, NO2 है, लेकिन क्या बदल गया? Cl हट के OH लग गया, मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन कौन? एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ना कि इलेक्ट्रोफिलिक। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा। फोर्थ वाली ESR ना होके एक NSR रिएक्शन है। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू फॉर द गिवन कंपाउंड्स। ठीक है, मेरे पास दिया गया है फिनॉल और नाइट्रोफिनॉल्स। पहले हम बात कर ले pKa। हम जानते हैं कि pKa वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। जो ज्यादा एसिडिक होगा उसका pKa कम हो जाएगा। तो मेरे पास बढ़िया ऑप्शन है कि हम एसिडिटी देख लें। मेरे पास दिया गया है फिनॉल, ठीक है, उसके बाद मेरे पास दिया गया है आर्थोनाइट्रोफिनॉल, उसके बाद मेरे पास दिया गया है मेटानाइट्रोफिनॉल, और सबसे लास्ट में दिया गया है पैरानाइट्रोफिनॉल। और ये एसिडिक स्ट्रेंथ का भी बहुत ही अच्छा ऑर्डर होता है। अब अगर हम सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ निकालें तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा एसिडिक क्या हो जाएगा? वैसे तो आर्थो होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्डर क्या आता है? पोम। हमेशा मैंने याद करवाया इसके लिए, पोम मतलब कि पैरा वाले का सबसे ज्यादा, देन आर्थो, देन मेटा, और सबसे कम हो जाएगा फिनॉल का। तो ये तो रहा एसिडिक स्ट्रेंथ। तुमसे क्या पूछा जा रहा है? pKa वैल्यू पूछी जा रही है। रिवर्स कर दो ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा अब pKa वैल्यू हो जाएगी फिनॉल की, फिर हो जाएगी मेटा वाले की, देन आर्थो वाले की, और सबसे कम हो जाएगी पैरा वाले की। तो बस यही ऑर्डर देख लो कहाँ पर आपको दिया है, पहले फिनॉल, देन मेटा, आर्थो एंड पैरा। तो मुझे तो पहला ही मिल गया है।
पहला ही वाला आंसर सबसे करेक्ट आंसर है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस द प्रोडक्ट। मतलब कि आपको एक कीटोन लिया गया है और कीटोन की रिएक्शन करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से RMgX के साथ। चलो देख लेते हैं क्या होता है। तो प्रोपेनॉन CH3CO एंड CH3, ये प्रोपेनॉन हुआ हमारा। ये प्रोपेनॉन हुआ हमारा, राइट। उसके बाद CH3MgBr, यहां पर क्या करेंगे, बॉन्ड पोलराइज होंगे, माइनस प्लस, यहां पर भी ये प्लस ये माइनस, क्या करेंगे, एक इंटरमीडिएट बन रहा है। क्या बन रहा है देख लेते हैं, CH3 तो था ही, और एक CH3 और कार्बन पर आके लग चुका है, दैट इज CH3OMgBr। जैसे है हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, क्या होगा, यहां पर मुझे एक 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, ये पूरा बाहर आ जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। देखो कहां दिया गया, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3, फिनॉल डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करे एट रूम टेम्परेचर, द प्रोडक्ट आर। यहां पर ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि नाइट्रेशन करवाना है मुझे फिनॉल का। देखना जरा ध्यान से, तो अगर मेरे पास फिनॉल है तो फिनॉल पर मतलब OH ग्रुप लगा है ऑलरेडी, ये हाईली रिएक्टिव कर देगा रिंग को, आर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आराम से आके आर्थो और पैरा पोजीशन पे लग सकता है। तो अब अगर हमने यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 लिया, इवन यहाँ एसिड की भी जरूरत नहीं पड़ती है, H2SO4 जो हम लेते हैं नाइट्रेशन में, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर दो प्रोडक्ट, एक तो मिलेगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा एक मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। लेकिन कहीं हमने गलती से कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले लिया HNO3, तो मुझे फिर एक ही प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज पिक्रिक एसिड। यहाँ पर जितने भी आर्थो पोजीशन होंगी एक ही कंपाउंड में और जितनी पैरा पोजीशन होंगी उन सबको एक ही बार में सब्स्टिट्यूट कर देगा अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड लिया। इसका मतलब 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिलता है, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, जो कि एक एक्सप्लोजिव होता है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, डाइल्यूट HNO3, तो डाइल्यूट HNO3 से मुझे पहला भी मिल सकता है और दूसरा भी, इसलिए हम फोर्थ ऑप्शन पे जाएंगे, बोथ 1 एंड 2। तो दोनों बोथ 1 एंड सेकेंड दोनों ही आंसर हमें यहां से मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिया गया है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ मेथेनॉल in the body produce P compound which may cause blindness and death, the product P is। हम कहते हैं कि हम मेथेनॉल को इंटेक नहीं कर सकते, मतलब कि जो हमारी बीवरेज होती है, अगर हम मेथेनॉल किसी भी तरह से इंटेक कर लें तो हमें ब्लाइंडनेस हो जाता है, और अल्टीमेटली अगर ज्यादा कंज्यूम कर लिया तो इवन डेथ भी हो सकती है। तो वो कह रहा है कि P क्या है, तो P यहाँ पर हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, क्या वो फॉर्मिक एसिड है, क्या वो मेथेनॉल की वजह से होता है या फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। यस, इट इज बिकॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से मुझे क्या हो जाती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म पूछ रहा है जो कि थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल होगा, दैट इज ग्रेफाइट। कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है पेपर्स में और पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर्स, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही आसान सा एक बार फिर से क्वेश्चन, द बनाना बॉन्ड इन डाइबोरेन्स आर। तो हम कहते हैं कि जब बनाना बॉन्डिंग की बात करते हैं तो बनाना बॉन्डिंग में 3C2 इलेक्ट्रॉन सेंटर भी होते हैं, 2C2 इलेक्ट्रॉन सेंटर भी होते हैं। यहां पर बनाना बॉन्ड किस वजह से बनता है,
दैट इज 3C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है दैट इज 3C 2 इलेक्ट्रॉन। 3C का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन 3 कार्बन के बीच क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट करता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से बनाना बॉन्डिंग आपको या ब्रिज बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 64 लिखा है कि व्हाइट फ्यूम अपीयर अराउंड द बॉटल ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के अगर आसपास हम बात करें तो व्हाइट फ्यूम्स दिखती हैं। वो व्हाइट फ्यूम किसकी होती है, तो भाई होता ये है कि जो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम होता है ना, वो मॉइस्चर जो भी अगर आसपास का जो मॉइस्चर है उसको सोख के हाइड्रोलाइज हो जाता है, हाइड्रोलिसिस कर लेता है, और हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, HCl बनता है, मॉइस्ट HCl। और मॉइस्ट HCl का जो कलर होता है ना वो व्हाइट कलर का होता है। तो व्हाइट कलर की गैस होती है HCl, जिसकी वजह से व्हाइट फ्यूम्स दिखते हैं। तो आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे कि HCl गैस की वजह से हमें व्हाइट कलर की फ्यूम्स दिखती हैं अराउंड द बॉटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट इज थर्मली मोस्ट स्टेबल। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात की जा रही है किसकी, अल्कलाइन अर्थ मेटल की। और हमें पता है थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन टू द ग्रुप जाने पे बढ़ती है, डाउन टू द ग्रुप जाने पे क्या होती है, इंक्रीज करती है, बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, किस कार्बोनेट्स की हो जाएंगी, हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, सबसे ज्यादा हो जाएगी बेरियम कार्बोनेट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन एल्कली मेटल रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म इट्स नाइट्राइड। तो सिर्फ एक ही है, दैट इज लिथियम। सिर्फ लिथियम डायरेक्ट सोडियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, एयर के नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है, बाकी कोई भी मेंबर एल्कली मेटल का डायरेक्ट नाइट्राइड नहीं बनाता है। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है इस पोर्शन में। क्वेश्चन नंबर 67 अगेन एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपसे सिंपली सा पूछा गया है कि आपके पास 117 है, आपसे इसका IUPAC नेम पूछा गया है इनऑर्गेनिक का। और बच्चे ये क्वेश्चन जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर में भी सेम क्वेश्चन था जिसमें 119 के बारे में पूछा गया था, 119 का IUPAC नेम। तो 117 1 का मतलब होता है अन, फिर से 1 अन, और 7 को यहां पर बच्चे करते हैं कि हेप्ट। ऑर्गेनिक में हम हेप्ट बोलते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक की जब बात करते हैं तो यहाँ पर हम इसको सेप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है अन सेप्टियम, अन सेप्टियम हम लिखते हैं, और इसका एब्रीवेशन अगर हम देखें तो UUS हो जाता है। तो UUS विल बी द IUPAC नेमिंग फॉर द 117। क्वेश्चन नंबर 68 इन PCl5 मॉलिक्यूल, कह रहा है PCl5। अगर हम PCl5 के बारे में बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या निकलेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d, मतलब कि TBP ज्योमेट्री है ना, TBP ज्योमेट्री निकलेगा। और TBP ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हमें पता है कि एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड से। ये जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं ना वो लॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड्स। तो हमारा सेकेंड विल बी द राइट आंसर, सेकेंड आंसर के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर नॉन पोलर। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पर एक नॉन पोलर है। तो अगर हम बात करें नॉन पोलर की XeF4, यहाँ पर XeF4 भी नॉन पोलर है, यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट 0 रहेगा, और XeF2 भी बेटा लीनियर आएगा, तो यहाँ पर भी ये पोलर नहीं है। और BF3 सभी को पता है इट इज नॉन पोलर। मतलब सभी आंसर यहाँ पर जो दिए गए हैं विच हैव डाइपोल मूवमेंट कितना, इन सभी के लिए डाइपोल मूवमेंट यहाँ पर 0 है। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे कैसे हैं, नॉन पोलर्स हैं। पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय, ये क्वेश्चन, ये पेपर, ये जो आंसर आपके लगे हैं बहुत ही आसान से हैं। पूछा जा रहा है पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड दो तरह की ओवरलैपिंग करता है, सॉरी
पी बॉन्ड्स जो है, पी ऑर्बिटल दो तरह की ओवरलैपिंग करता है, एक तो हेड ऑन, और जब भी हेड ऑन होता है तो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, और जब कभी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो कैसा बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो पी पी जब ओवरलैपिंग करे साइड वाइज तो क्या बनता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया है अ सॉलिड इज मेड ऑफ टू एलिमेंट P और Q, ठीक है। The atom Q are in the CCP arrangement while the atom P occupy all the tetrahedral side. tetrahedral side को occupy किया है। अब हमें पता है कि P अगर tetrahedral side में है, P अगर tetrahedral side में है तो P के कितने एटम, P के जस्ट ट्वाइस एटम पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। इसका मतलब जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, P2Q हो जाएगा, P2Q हो जाएगा। तो थर्ड विल बी द आंसर, क्योंकि टेट्राहेड्रल वाइड में जाने का मतलब है जस्ट डबल आपके एटम हो चुके हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका थर्ड। वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स A and B इज गिवन। ठीक है, वेपर प्रेशर दिया गया, बहुत आराम से करना, सिर्फ सॉल्व करना है। यहाँ पर वेपर प्रेशर आपको दिया गया है दैट इज 90 XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ X दिया गया है प्लस 119 इन टॉट, ठीक है। वेयर XA रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A का मोल फ्रैक्शन है XA इन लिक्विड मिक्सचर। द वेपर प्रेशर इन टॉट ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर, मतलब कि दो लिक्विड है जिनका इक्विमोलर, तो मोल फ्रैक्शन भी बराबर होंगे, मोल्स बराबर है। इक्विमोलर का मतलब हो गया Na इज इक्वल्स टू NB, है ना, मोल्स बराबर है, इक्विमोलर लिया गया है। और आपको क्या बतानी है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपको यहाँ पर वैल्यूज बतानी है, द वेपर प्रेशर बताना है कि कितना होगा टू लिक्विड्स का। तो यहाँ पर अगर हम XA को निकालने की कोशिश करें तो XA कितना आ जाएगा, XA को चलो मान लेते हैं कि ये मोल जो है वो है X, तो X और यहाँ पर कितना आ जाएगा, चूंकि बराबर है तो टोटल मोल कितना हो जाएगा, X प्लस X हो जाएगा, राइट। तो X अपॉन 2X, है ना, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा मोल जो आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 1/2, किसका, 1/2 आ जाएगा XA का मोल फ्रैक्शन। अब करना क्या है, कुछ बचा क्या, नहीं, कुछ भी नहीं बचा। इस फॉर्मूले में आपको XA की वैल्यू रखनी है, तो P इज इक्वल्स टू 90 इंटू हाफ प्लस 119, ये हो जाएगा 45 प्लस 119। आपको क्या कर देना है, सिर्फ और सिर्फ ऐड कर देना है, तो आ जाएगा 4 6 एंड 164 टॉर, 164 टॉर आ जाएगा आपका आंसर, आपका प्रेशर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन T हाफ इज गिवन 2.5। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो बहुत बढ़िया बात है, इसको हम स्मार्ट तरीके से करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर की जब रिएक्शन हो तो जो हमारा T हाफ होता है वो अंतराल उसका सेम होता है, मतलब कि अगर 1 घंटे में वो रिड्यूस हो रहा है तो अगले 2 घंटे में उसका आधा रह जाएगा। तो जब भी फर्स्ट हाफ वाली रिएक्शन हो ना, उसको इस तरह से करो कि मेरे पास क्या था, 2.5 घंटे दिया गया है, T हाफ कितना है 2.5 घंटा, मतलब कि वो हर 2.5 घंटे में अपने का आधा हो जाएगा। कह रहा है कि मैंने कितना लिया, 160 ग्राम लिया, और कह रहा है कि मेरे 7.5 घंटे में, तो जरा देखो अगर 2.5 घंटे में बात करें तो आधा हो जाएगा, 160 का आधा कितना, 80 ग्राम। फिर से अगर हमने 2.5 घंटे गुजारे, टोटल कितने हो गए, 5 घंटे, है ना, फिर से 2.5 घंटे गुजारे तो ये आधा फिर से हो गया 40 ग्राम, और फिर से अगर 2.5 घंटे और भी रख दिया इसको, इसका मतलब टोटल कितना, 5 में 2.5 जोड़ोगे तो कितना, 7.5, यही तो पूछ रहा है। तो अपने का आधा मतलब 20 ग्राम बचेगा, समझे, 20 ग्राम सिर्फ बचने वाला है, फोर्थ विल बी द आंसर। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए हम इतनी आसानी से कर पा रहे हैं कि हर अंतराल में क्या हो जाएगा, अपने का आधा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखिए, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर अ प्लॉट ऑफ लॉग A माइनस एस अगेंस्ट टाइम, बहुत ही बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये, लेकिन फिर भी हमें पता है कि KT, हमें पता है कि KT 2.303 इज इक्वल्स टू log A माइनस x।
ठीक। अब अगर हम यहाँ पर log a माइनस एक्स वर्सेस टाइम निकालना है तो log a माइनस एक्स को इस साइड ले आते हैं, बाकी का क्या बचेगा, बाकी का बचेगा kt अपॉन 2.303 माइनस, सॉरी ये हो जाएगा प्लस log a, है ना, प्लस log a। अब टाइम वर्सेस आपको क्या निकालना है, log a माइनस एक्स निकालना है। क्या ये रिएक्शन y इज इक्वल्स टू mc प्लस c से मैच कर रही है? यस, मैच कर रही है। और यहाँ पर अगर तुमसे पूछा जाए कि अगर इससे रिएक्शन मैच कर रही है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। स्लोप की बारे में बात करें तो स्लोप कितना बच जाएगा, स्लोप आपका बच जाएगा k अपॉन नेगेटिव का k अपॉन 2.303, कितना बच जाएगा, स्लोप हमारा बच जाएगा, ये माइनस, यहाँ पर माइनस लगाना मत भूलना, ये माइनस है तभी ये प्लस हुआ, तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा माइनस का बचा हुआ पोर्शन 2.303 और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, तो ए स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 75 पूछा जा रहा है कि अगर हम बात करें हाल हेराल्ड प्रोसेस की, हाउ मेनी कार्बन एनोड इज बर्न्ड अवे टू प्रोड्यूस ईच 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो देखो यार ये थ्योरी सा क्वेश्चन है, लग रहा है कि यहाँ पर कुछ सॉल्व करना है, लेकिन नहीं। जब आप हॉल हेराल्ड प्रोसेस की बात करते हो तो एवरी 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम के लिए आपको 0.5 ग्राम, आपको 0.5 किलोग्राम मतलब आधा किलो आपको क्या लेना होता है, आपको कार्बन एनोड की जरूरत पड़ती है। तो ईच 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम नीड्स 0.5 किलोग्राम ऑफ कार्बन एनोड। तो यहाँ पर सेकेंड विल बी द आंसर। अच्छा बच्चे, आपको दो और क्वेश्चन ऑर्गेनिक के यहीं पर मैं आपको डिस्कस कराने वाली हूं, विच इज क्वेश्चन नंबर 90 और क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 90 एंड क्वेश्चन नंबर 91 की हम बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 90, ये रहा क्वेश्चन नंबर 90। सबसे पहले लिखा है कि इन दिस रिएक्शन, एक रिएक्शन दी गई है, आपको पता है कि यहाँ एसिटिलीन जब क्या करता है HgSO4 H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रेशन की रिएक्शन होती है। और यहाँ पर हाइड्रेशन से क्या बनता है, अगर एसिटिल्डिहाइड हमें बनाना है तो हम एसिटिलीन ले सकते हैं, मुझे यहाँ से मिलता है एसिटिल्डिहाइड। और जब एसिटिल्डिहाइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या करे, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, रिडक्शन करे, तो आपको जो Y मिलता है विच इज 2 कार्बन का एल्कोहल, आपको एथेनॉल मिल जाता है। और जब एथेनॉल PbBr5 के साथ रिएक्ट करे तो यहाँ पर आपको एल्काइल हैलाइड मिल जाता है सेम कार्बन का, मतलब तुम्हें मिल जाता है CH3CH2Br। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो इस रिएक्शन में सेकेंड विल बी द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, विच इज फ्रॉम द बेसिसिटी ऑफ अमीन, आपको दिया गया है अमोनिया, एक 2 डिग्री अमीन दी गई है, ये है 2 डिग्री अमीन, ये है 3 डिग्री अमीन, ये आपको दिया गया है एनिलीन एरोमेटिक अमीन, और यहाँ पर आपको दिया गया है एक में लगा है फिनाइल ग्रुप और एक तरफ लगा है CH3 ग्रुप। आपसे पूछे जा रही है बेसिसिटी। अब जरा हम बात करें बेसिसिटी की, अब हम बात करें यहाँ पर बेसिसिटी की, तो प्लस आई ग्रुप जितना ज्यादा लगा होता है वो क्या करता है, बेसिसिटी को, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक आप लोगों ने जानी है कि अगर 2 डिग्री मेरे पास एल्काइल हो, 2 डिग्री हम यहाँ पर एल्काइल ले रखे हों, तो ऑर्डर क्या होता है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा सबसे ज्यादा हो जाएगा हमारा 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, फिर हमारा 0, मतलब 0 का मतलब हो गया अमोनिया, और सबसे लास्ट में आ जाएगा अगर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे लास्ट आ जाएगा क्योंकि ये एरोमेटिक अमीन है, सबसे कम हो जाएगा एरोमेटिक अमीन। तो रीजन हमारा आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले सेकंड, देन थर्ड, फिर अमोनिया आ जाएगा मतलब फर्स्ट, फिर आ जाएगा फोर्थ क्योंकि 1 प्लस आई ग्रुप तो लगा ही है, और उसके बाद यहाँ पर सबसे कम हो जाएगा एरोमेटिक अमीन का ऑर्डर, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ वन। तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, आराम से करना, बहुत जल्दबाजी नहीं। यहाँ पर 2-3-1-0 का ऑर्डर होता है जब हमारे पास एथाइल ग्रुप एज अ एल्काइल ग्रुप हो, राइट, तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट। तो ये डिस्कशन मैंने की है, अब आगे का डिस्कशन आप करोगे स्वप्निल सर के साथ। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, तो आज आपके FST टेस्ट का डिस्कशन आपने देखा मैम के साथ 75 तक डिस्कशन, अब 76 से मैं शुरू कर रहा हूं। आइए
P4O10 में सिग्मा बॉन्ड पूछ रहा है, तो P4O10 को पहले हम बनाना चाहेंगे। और एक बात मेरी याद रखिए, अगर सेंट्रल एटम 4 है तो समझ लो कि वो केज स्ट्रक्चर बनाने के लिए कैपेबल है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। देख लीजिए, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने एक O10 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 4 10, ठीक। तो यहां पर अगर आप काउंट करोगे टोटल सिग्मा, तो टोटल सिग्मा जो होंगे वो 16 सिग्मा बॉन्ड होंगे, है ना। और 4 पाई बॉन्ड्स होंगे। पाई पूछा नहीं तो अपने को इसी से मतलब है। 77 क्या है, अब ये कह रहा है डेल्टा H ग्रेटर देन डेल्टा E के बारे में। डेल्टा H ग्रेटर देन डेल्टा E, तो ये इनके बीच में जो रिलेशन होता है हम सब लोग जानते हैं, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT, है ना। तो डेल्टा H डेल्टा U से ज्यादा होता है तब जब डेल्टा NG जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, तब ये इससे बड़ा होगा, है ना। अब डेल्टा NG चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हम लोग देख लेते हैं किसमें है। तो इसमें अगर डेल्टा NG में निकालूंगा तो इसमें डेल्टा NG कितना हो जाएगा, 1 - 2, दिख नहीं रहा है, हाँ 1 - 2, तो ये -1 हो जाएगा, तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है। इसमें अगर डेल्टा NG निकालूंगा तो ये 2 है इधर, तो 2 - 3, ये भी -1 है, इसमें भी पॉसिबल नहीं होगा। इसमें क्या है, इसमें 2 - 2 हो जाएगा, तो इसमें डेल्टा H और डेल्टा E या डेल्टा U बराबर हो जाएंगे, है ना। कोई भी ऐसा ऑप्शन यहां नहीं है जिसमें डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हम जाएंगे किसके साथ, नन ऑफ दीज के साथ। 4th विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 में हम लोग बढ़ रहे हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। तो कंबशन रिएक्शन हम सबसे पहले इसका कंबशन करवा देते हैं। CO2 + 2H2O, ठीक है ना। तो ये अगर इसमें हम देखें इनके मोल्स का रेशियो क्या है ना, 1:2:1। तो अब यहां पे हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, तो कम में ये है तो इसको हम ले लेंगे, इससे इसका कंपैरिजन करेंगे और सीधे सीधे इन दोनों को रिलेट करके आंसर आ सकता है। कितने मोल हमें चाहिए, अगर 22 ग्राम CO2, तो CO2 के मोल कितने होंगे पहले ये निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ CO2, तो मास है 22 ग्राम और मोलर मास कितना होता है 32 और 12 44, तो इसका आ जाएगा 0.5 मोल्स। तो 0.5 मोल्स अगर आ गए हैं तो 0.5 मोल एक से एक बना है, तो 0.5 से 0.5, तो CH4 भी कितने रहे होंगे 0.5 मोल। सिंपल सवाल, कहीं कोई दिक्कत वाली बात इसमें बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि दोनों के मोल क्या है, सेम है। तो 0.5 मोल्स, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है। 78 के लिए थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात कर रहे हैं। तो व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 100 ml ऑफ 0.75 m। तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का मास पूछ रहा है जो 100 ml ऑफ या मोलैलिटी दी है HCl की, इसके लिए। तो सबसे पहले रिएक्शन करते हैं +2HCl, और रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो ये बात निकल के आएगी कि CaCl2 बना, CO2 बना और वाटर बना है, ठीक है ना। अब इनका रेशियो देखो जरा 1:2 का है। अब यहां पर हम सबसे पहले मोल्स निकाल लें। सर मोल कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी हमें पता है ना, मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यही तो होता है। तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं HCl के लिए, फॉर HCl मोलैरिटी अगर हम देखेंगे तो N/V,
तो n बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू वी, यही तो होगा बेटा। तो ये कितना दिया है m, 0.75। अब वॉल्यूम कितना है 100 ml, लीटर में लेंगे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.075। ये आ गए मोल्स किसके, HCl के। ये HCl के मोल इतने आ गए हैं, ठीक है ना। अब यहां पर क्या कह रहा है, मास आपसे पूछ रहा है किसका, CaCO3 का पूछ रहा है जो रिएक्ट करना है। तो रेशियो के हिसाब से वो उसका डबल था, तो ये उसका आधा हो जाएगा। तो मोल्स कितने यूज हुए, तो मोल्स यूज ऑफ CaCO3 ये 1:2 में था, तो ये इसका डबल था, तो इसका आधा हो जाएगा। तो 0.075/2, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 0.0375 मोल। अब इतना मोल आ गया क्या CaCO3, तो अब मोल बराबर फिर से भाई मास अपॉन मोलर मास से मल्टीप्लाई करा दें मोल में, तो मास आ जाएगा। तो अगर हम मास की बात करेंगे ऑफ CaCO3 तो 100 होगा इसका मोलर मास, और इसके मोल कितने थे 0.0375, और मोलर मास होगा 100। मास निकाल रहे हैं, फार्मूला वही है, मोल बराबर मास अपॉन मोलर मास। अब हमें मास निकालना है तो मोल इंटू मोलर मास, ठीक है ना। तो ये 100 से अगर हम कर देंगे तो यहां से आंसर आएगा भैया 3.75 ग्राम। सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे 79। क्वेश्चन नंबर 80, क्वांटम नंबर का सवाल है। ए और बी दिया है, ए क्या है बी क्या है कह रहा है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे भैया, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिटल, l एजिमेथाइल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, है ना। s स्पिन क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आंसर मिलाइए, ए का पहला तो या तो सेकंड या तो थर्ड, बी का थर्ड ऑप्शन हो गया यहां पर क्वेश्चन नंबर 80 में। क्वेश्चन नंबर 80 के लिए थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 81, ऑल रियल गैसेस बिहेव्स एज आइडियल अंडर। हमेशा याद रखो आइडियल गैस की बेस्ट कंडीशन क्या है, हमेशा याद रखनी है। आइडियली अ गैस बिहेव्स आइडियली, अ गैस बिहेव्स आइडियली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है ना। तो यहां पर जो है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, पहला ही ऑप्शन अपने को मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 81 में पहला ही ऑप्शन जो है मिल गया है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट फॉर 81। क्वेश्चन नंबर 82 की बात कर रहा है। यहां पर मोलर सॉल्युबिलिटी 0.10 MnOH किसमें है, निकिल के हाइड्रोक्साइड में। तो आयनिक प्रोडक्ट आपको इसका दिया हुआ है। तो अगर हम इसको डिसोशिएट करा लें तो ये Ni2 प्लस 2OH माइनस और Ki आपको दिया भी हुआ है। तो यहां से अगर हम निकालें Ni2 प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन, तो इसकी कंसंट्रेशन तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे ये तुम्हें कितना दिया है 2 इंटू 10⁻⁻15 बराबर Ni2 प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक नंबर 2 था। अब यहां पर इसका तो 1 मान लेंगे सॉलिड में, है ना। तो अब OH माइनस की कंसंट्रेशन देखो यहां से निकालेंगे। OH यहां पर भी था, यहां पर भी था, कितनी है
0.1 m, है ना। तो यहाँ पे हम इसको रख देंगे। तो अगर मैं लिखना चाहूं बेटा Na2 प्लस और OH माइनस की कंसेंट्रेशन 0.1 स्क्वायर कर दिया 2 इंटू 10⁻⁻15। तो ये जो है अगर उधर जाएगा तो Na2 प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, इसकी कंसेंट्रेशन हो जाएगी 2 इंटू 10⁻13 m। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग 82 में। 82 में सेकेंड ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन के साथ। 83 बफर सोल्यूशन, वीक कंपोनेंट देखिए और उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट देखिए उससे बना हुआ, है ना। तो HCl वीक होता ही नहीं, बन ही नहीं सकता। HCl वीक होता ही नहीं, बन ही नहीं सकता। यहाँ NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, बन ही नहीं सकता। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड था इसलिए नहीं बन सकता था। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए बफर नहीं बन सकता था। 3 नहीं बन पा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है चौथा बन गया होगा। HCl वीक एसिड और उससे बना एक सॉल्ट, ठीक है ना। HCl और NaOH से ये अगर बनाओगे तो NaCN बन जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बहुत सिंपल सवाल था, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर 83 में। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में कैलकुलेट द EMF ऑफ द शेल। आपको दिया हुआ है ये रिएक्शन, बहुत सरल है। E बराबर E0 माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन आ जाएगी Na2 प्लस की, सॉलिड है इसको लेंगे नहीं, अपॉन यहाँ पे कितना है Ag प्लस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। अब E0 आपको दिया हुआ है कितना 1.05 माइनस 0.059, n कितना है 2 का है तो 2 आ गया, लॉग इसकी कंसंट्रेशन कितनी है भैया 0.160 अपॉन 0.002। तो इस वाले में तो यही हो जाएगा और ये वाले में इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर है, 2Ag प्लस बन रहे थे, ध्यान से देखिए। तो अब इसको सॉल्व करना है अपने को। तो ये जो होता है सॉल्व आने पर ये हो जाता है 4 इंटू 10⁻⁻4। तो 1.05 माइनस 0.059/2। अब इसको सॉल्व अगर हम कर लेंगे तो यहां से जो हमारा आंसर आता है ओवरऑल वो आता है 0.914 वोल्ट, ठीक। तो यहां पे आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर इसका हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। कैलकुलेटिव सवाल था, बाकी कुछ इसमें विशेष नहीं था, ये सब आप लोग जानते हो। थर्ड ऑप्शन होगा यहां पर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 के बाद 85 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन के लिए अगर हम बात करते हैं भैया तो डेल्टा जी भी निगेटिव, ठीक है ना, डेल्टा एस भी निगेटिव, डेल्टा एच भी निगेटिव, तीनों ही इसमें जो हैं लेस देन 0 हो जाते हैं और तुम ये बात जानते हो। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए 86 कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में कह रहा, ध्यान से देखो ये कैसा है, बाइडेंटेट, डेंटिसिटी 2, बाइडेंटेट लिगेंड और बाइडेंटेट है तो 2 से मल्टीप्लाई तो कराना ही पड़ेगा कहीं, है ना। 3 मॉलिक्यूल अटैच हैं तो 3 इंटू 2 करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी। 86 में सेकेंड ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। 86 में सेकेंड ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। सरल सवाल है। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए कह रहा है तो इथेनल, देखिए CH3CO लिंकेज वाला कॉन्सेप्ट आप जानते ही हैं। और एथाइल एल्कोहल हो, 2-alkanol हो, है ना, या कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें, चलिए मैं लिख दे रहा हूं
कि एथाइल एल्कोहल 2-एल्केनॉल एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग, जिसको अभी मैं कह रहा था CH3CO होना चाहिए, CH3CO ग्रुप शो दिस टेस्ट। तो अगर हम इसमें देखेंगे इथेनॉल में CH3CHO में, तो CH3CHO में देखो वो चीज है तो ये बिल्कुल देगा। एथाइल एल्कोहल भी देता है देखो, है ना, 2-एल्केनॉल 2-पेंटेनोन ये भी दे रहा है। तो बचा कौन? 3-पेंटेनोन। 3-पेंटेनोन ये टेस्ट जो है नहीं देगा, ठीक है ना। 3-पेंटेनोन ये टेस्ट जो है वो नहीं देगा, याद रखिएगा इसको, ठीक। चलिए थर्ड हो जाए, ये फोर्थ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 88, द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड। पहले बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता था, फिर वहां से ये बेंजल्डिहाइड बन जाता था, है ना। और बाई क्रोमिल क्लोराइड, और जैसे ही क्रोमिल क्लोराइड अपने देखा वैसे ही तुरंत आपका दिमाग चला गया एक ही रिएक्शन आपको याद होगी, बहुत फेमस रिएक्शन का नाम इटाल्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भाई? इटाल्ड रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 88 इटाल्ड रिएक्शन इसका आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहले ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता था, फिर उसके बाद वाटर से रिएक्शन करता था, और फिर जो है आपके सामने बेंजल्डिहाइड, ठीक, जानते होंगे, सिंपल है। आगे बढ़ना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 89 में, देखिए क्या कहता है। 89 कह रहा है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आपको ये पता होगा कि अगर 14 है इलेक्ट्रॉन का सम, तो ये बॉन्ड ऑर्डर याद रखिएगा। 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, 17 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 18 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, है ना। इसी तरह ऊपर जाएंगे 10 तक। तो O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1.5। O2 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2। O2 प्लस 15 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2.5, ठीक है ना। O2 माइनस 2, 18 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 1। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर तुमसे पूछ रहा है, थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा 89 में, ठीक है ना। 89 में थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 आपने मैम के साथ कर लिया था, इथाइल ब्रोमाइड इसका आंसर है, ठीक है ना। पहले इसमें हाइड्रेशन कराया गया होगा, और फिर इसका रिडक्शन से एल्कोहल बना, और फिर सीधे एथाइल ब्रोमाइड बना होगा, है ना। ये मैम ने आपको बता दिया होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 91 भी बता दिया होगा मैम ने, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 231, समझ गए होंगे, हिंट होती है इसमें। आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइटम्स। लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइटम, पहले मोल निकालो, उसको Na से मल्टीप्लाई करो, है ना। या जब उनका अमाउंट सेम हो, जब उनका अमाउंट सेम हो, लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइटम पूछा करे, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास डायरेक्ट लगा दो। ध्यान से इसलिए देखो क्योंकि इसमें सभी में 1 ग्राम है, सभी में 1 ग्राम है। हम दोनों तरीके तुम्हें सिखा दे रहे हैं, ठीक है, हम आपको दोनों तरीके सिखा दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स हम निकाल रहे हैं AU के लिए। तो पहले इसका मोल क्या होगा? 1/197 Na। एटम्स फॉर Na 1/23 Na। एटम्स फॉर K
तो 1/39 Na एटम्स फॉर Cl2, है ना। तो ये 2 इंटू 1/71 हो गया, है ना, इस Cl के लिए हम। तो यहां पर अगर आप देखोगे Na, इससे देखिए सीधे सीधे आंसर आ रहा है सेकेंड ऑप्शन, है ना। एक तरीका और था जो मैंने आपसे कहा जी, व्हेन अमाउंट इज सेम, व्हेन मास इज सेम, तो नंबर ऑफ एटम जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम या एटॉमिक मास, है ना। तो यहां पे आप कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास होगा नहीं क्योंकि एटम पूछ रहा है, तो एटॉमिक मास जिसका सबसे कम होगा उसके लिए नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हो जाएंगे। तो 92 में क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन के लिए हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। 92 में सेकेंड ऑप्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं, सही आंसर है 92 में सेकेंड। दोनों तरीके इसीलिए बता दे रहा हूं जिससे कहीं कोई दिक्कत ना हो। सरल सवाल है, कलरलेस स्पीसीज पूछी हैं, तो कलरलेस स्पीसीज होंगी डायामैग्नेटिक कहलाएंगी क्योंकि उनमें होगी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, है ना। तो यहां पर Mn2 प्लस, हम Mn को पहले लिख रहे हैं, ये होगा 4s2 3d5, तो Mn2 प्लस होगा 3d5 और D में 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो N बराबर 5 है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है ना। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो डाया तो होगा नहीं है, इसको खत्म करो पहले, Fe को निपटाओ पहले, 4s2 3d6, तो Fe3 प्लस, इसमें भी 3d5 आ रहा है, सेम कॉन्सेप्ट, ये भी पैरामैग्नेटिक, खत्म करो इसको भी, डाया नहीं हो सकता। भाई दूसरा चेक करने की जरूरत क्या है, एक एक चेक कर लीजिए सबका, है ना। Zn2 प्लस को देखो पहले, Zn होता है 4s2 3d10, तो Zn2 प्लस क्या है 3d10, ऑल इलेक्ट्रॉन्स शुड बी पेयर्ड, विल बी पेयर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डायामैग्नेटिक है, कलरलेस होगा। Sc3 प्लस, स्कैंडियम 4s2 3d1, तो जाहिर सी बात है ये 3p6 इसमें लास्ट में बचेगा Sc3 प्लस में, है ना, तो ये भी पेयर्ड हो जाएगा, तो ये भी डायामैग्नेटिक, तो ये भी कलरलेस। थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन। देख लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है डायामैग्नेटिक है, नहीं पेयर्ड है पैरामैग्नेटिक है, डाया है तो कलरलेस है, पैरा है तो कलर्ड है ना। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, सब लोग जानते होंगे। थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं, आगे चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बाकी चाहे तो इसी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 रहा आपके सामने, कह रहा है अ सडन जंप बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड IE ऑफ एन एटम वुड बी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपसे कह रहा है यहां पर कि किसमें सेकेंड जंप, इसमें तो ये Ng का कॉन्फ़िगरेशन है, तो पहली जंप बड़ी खतरनाक होगी, तो गलत हो गया सेकेंड थर्ड के लिए। इसमें सेकेंड हो जाएगा, तो ये भी नोबल गैस तो बन नहीं रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पे कौन नोबल गैस यहां बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पे फोर्थ वाला नोबल गैस बन रहा है, ध्यान से देखो। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2p6 हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा नियॉन के जैसा। अब 2p6 से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल होगा, तो सेकेंड और थर्ड में सबसे ज्यादा गैप किसमें होगा, फोर्थ ऑप्शन में होगा। समझ गए होंगे क्या कह रहा है, सेकेंड और थर्ड में। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, अब तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि इसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो जो लार्ज डिफरेंस है वो सेकेंड और थर्ड में सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 95, 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2 मीन्स, सब लोग जानते हैं, इसमें कहीं कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। H2O2 का जो रिलेशन है वो O2 से होगा,
है ना, एसटीपी पे। तो यहाँ पर अगर हम 30 वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, मान लो 20 की भी करते तो वहाँ 20 ले लेते। तो बस यही होता है कि 1 सेंटीमीटर आप सोल्यूशन H2O2 का जो है वो लिबरेट करेगा 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2 एट STP। ये बात आप जानते होंगे सभी लोग, ठीक है ना। तो वही बात है कि 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2 मीन्स बेसिक पॉइंट है। तो 30 सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन 1 ग्राम है तो गलत हो गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन लिबरेट्स 30 सेंटीमीटर ऑफ O2 एट STP। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। जनरल स्टेटमेंट है, सब लोग परिचित हैं इससे। 95 का थर्ड हो गया है। आगे चल रहा हूं 96 में। क्लोरोबेंजीन गिव्स DDT व्हेन इट रिएक्ट विद। तो DDT देता है क्लोरोबेंजीन जब उसकी रिएक्शन क्लोरल के साथ होती है। किसके साथ होती है? क्लोरल के साथ। तो क्लोरल के साथ अगर हम क्लोरोबेंजीन बना देते हैं तो ये DDT दे देता है। सर रिएक्शन बता दीजिए। तो रिएक्शन भी आपको मैं बता दे रहा हूं। CCl3CHO हो गया और प्लस क्लोरोबेंजीन बनाना है, है ना। तो ये Cl, ये Cl अब इधर आ गया, इधर H आ गया, इधर H आ गया, ये हटा दो, है ना। अब सीधे DDT बन जाएगा। सर कैसे बनेगा? CCl3, ठीक है, CH। अब ये सीधे रिंग से जोड़ दो इस वाले कार्बन को। इधर भी Cl, इधर भी Cl, है ना, बन गया। तो यहां पर क्लोरल थर्ड ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 96 में थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97 की बात कर रहा है। एस्टिल क्लोराइड है, हाइड्रोजन से रिएक्शन PdBaSO4, प्रेजेंस ऑफ सल्फर, बना रहा है एल्डिहाइड। बहुत सिंपल रिएक्शन है, सब लोग इससे परिचित हैं। रिएक्शन का नाम है रोजेनमैन रिडक्शन। ठीक है ना। तो यहां पर इसका रोजेनमैन रिडक्शन जो है सेकेंड ऑप्शन 97 में। सिंपल था, नेम्ड रिएक्शन थी, सब लोग इससे परिचित हैं। कॉम्प्लेक्स ये विल शो आयनाइजेशन आइसोमर। अब आयन आउटर वाले में कुछ है ही नहीं, है ना, तो ये नहीं होगा। सॉल्वेट आइसोमर, वाटर है ही नहीं। लिंकेज आइसोमेरिज्म ये हो सकता है, क्योंकि इसमें देखो NO2 जो है ये प्रेजेंट है ना। तो ये एक एम्बिडेंट लीगेंड है। कैसा है? एम्बिडेंट है। और जब ये एम्बिडेंट लीगेंड है तो यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम लिंकेज आइसोमेरिज्म का। जो लिंकेज है वो अलग अलग एटम से हो सकती है ना। तो यहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा ड्यू टू एम्बिडेंट लीगेंड NO2, ठीक है। ONO माइनस करके भी लिख सकते थे। और कोऑर्डिनेशन, दूसरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है ही नहीं तो वो होगा नहीं। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा 98 का, ठीक है। थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। ब्यूना N इज अ कोपॉलीमर ऑफ। तो ब्यूना N बनता है किससे? है तो ब्यूना N बनता है 1,3 ब्यूटाडाइईन से प्लस एक्राइलोनाइट्राइल से। ब्यूना N, ठीक। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कौन सा ऑप्शन है? तो ब्यूटाडाइईन इसमें तो है, लेकिन ये एक्राइलोनाइट्राइल नहीं है, नहीं हो सकता। ब्यूटाडाइन है लेकिन एक्राइलोनाइट्राइल नहीं है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि ब्यूटाडाइन ही नहीं है। यहां पर ब्यूटाडाइईन है और एक्राइलोनाइट्राइल है। फोर्थ ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 99 में।
देखिए कभी कभी फार्मूले आ जाते हैं ऐसे ही करके इस फॉर्म में, तो उस फॉर्म के लिए आपको तैयार रहना है। ये नहीं कि सिर्फ मोनोमर याद कर लिए, उनके फार्मूले आपको मालूम होना चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन आपको मालूम होना चाहिए, तब जाके आपके मार्क्स सिक्योर होंगे पूरी तरह से। तो 99 का 4th हो गया है। क्वेश्चन नंबर इनकरेक्ट कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ln के फॉर्म में लिखा हुआ है टी हाफ बराबर ln2/k, ठीक है। टी हाफ है तो जनरल रिएक्शन है, सब लोग पढ़ते ही हैं, है ना, जिसमें हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। ये लाइन आप लिखते हो, सब लोग जानते हो, स्टेटमेंट के रूप में आ भी सकती है। टी हाफ बराबर 2.302, ये गलत है। यहाँ पे 2.303 ये होना चाहिए log 2/k, ये होता तो सही हो जाता, लेकिन ln लगा। तो देखो 4th वाला सही है, लेकिन 3rd वाला क्या है, गलत है। 3rd वाला क्या हो गया बेटा, यहाँ पे गलत हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है आपका FLT पेपर डिस्कस कर दिया 8 तारीख वाला। तो आज वाला तो ये आपके सामने डिस्कशन रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमेशा की तरह आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए। बहुत जल्द मुलाकात होती है किसी नए पेपर के साथ। थैंक यू।